हम्म। आज का हमारा टॉपिक है ड्रग्स मॉडिफाइंग बीपी। सीधी सी बात है कि हम सिंपल यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि हमारे जो आर्टरीज या वेन्स में जो ब्लड फ्लो कर रहा है, या जनरली हम आर्टरी की बात करते हैं, जनरली हम बात किसकी करते हैं, हमेशा आर्टरी की ही बात करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वेन्स इन्वॉल्व नहीं होती। लेकिन हमारा मेनली जो इन्वॉल्व होता है वो आर्टरीज होता है। प्लीज ये बीच में कोई कर रहा है मत करिए। तो क्या जब इन्वॉल्व होता है, आर्टरी इन्वॉल्व होता है, और उसका मतलब क्या है कि उसके अंदर फ्लो होने वाला ब्लड, उसकी जो स्पीड है वो क्या है, इंक्रीज हो गई है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। आप ऐसे किसी का वीडियो है ना ऑफ कर लो, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए बोल रहा हूं। ड्रग्स क्या हो रहा है कि ब्लड का जो फ्लो है वो इंक्रीज हो रहा है। आजकल की डेट में ये बहुत नॉर्मल हो गया। हम जिस तरीके से देखते हैं, जैसे डायबिटीज इतनी कॉमन हो गई है, आपको पता है कि डायबिटीज इंडिया की क्या हो गई है, कैपिटल है। डायबिटीज वर्ल्ड में इंडिया क्या है, कैपिटल है डायबिटीज का। अगर आप एक तरीके से आप ये पूछोगे क्या, जैसे अब क्या बीपी कोई डिसीज है पर्टिकुलर, नहीं, बीपी कोई डिसीज तो नहीं है। बीपी आप जनरली देखोगे क्यों बढ़ता है, कोई ना कोई एसोसिएट सिम्टम होगा, उससे ही रिलेट होके आपकी बीपी बढ़ेगी। कुछ ना कुछ बॉडी के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होगी, वो आपकी बीपी को इंक्रीज करेगा। और जनरली आप ऐसा खुद देखेंगे, मोर देन 50% केसेस में बीपी आपकी बॉडी कंपनसेटरी मैकेनिज्म में ही बढ़ा लेती है। इसका मतलब क्या है कि कंपनसेटरी मैकेनिज्म में क्यों बढ़ाएगी, बॉडी को जब भी नीड लगता है, बॉडी नहीं समझती। आपको डायबिटीज मेलाइटस है, आपके अंदर क्या है, ग्लूकोज खट्टा हो गया, ब्लड कैसा हो गया, थिक हो गया, गाढ़ा हो गया। अब वो एकदम गाढ़ा ब्लड जब हार्ट के पास पहुंच रहा है, तो हार्ट को मेहनत करनी पड़ रही है, कार्डियक आउटपुट बढ़ाना पड़ रहा है, जो आपके हार्ट है उस पर वर्कलोड बहुत भयंकर पड़ रहा है। तो बॉडी उसमें कंपनसेटरी मैकेनिज्म में क्या करती है, अब वो ब्लड को तो थिन कर नहीं सकती, ब्लड को तो पतला कर नहीं सकती, ग्लूकोज को कम कर नहीं पा रही, तो क्या करेगी, वो क्या करेगी कि वो ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर देगी। ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर दे, क्यों, ब्लड थिन होने की वजह से प्रेशर डाउन होगा। अगर आप, एक सीधी सी बात है, अगर आप कोई भी विस्कस लिक्विड ले लो, आप उसकी विस्कोसिटी बढ़ा दोगे, तो जो पहले ट्रेवलिंग ऑफ स्पीड थी, क्या वो फिर वही रहेगी, नहीं। बॉडी क्या कंपनसेटरी मैकेनिज्म चलाएगी, उसकी स्पीड इंक्रीज करेगी हल्की सी। तो इसलिए मैंने आपको कल एक ट्रायड भी बताया था कि जनरली जो डायबिटीज मेलाइटस वाले पेशेंट होते हैं, उनमें बीपी इंक्रीज मिल रही है और हार्ट की प्रॉब्लम होनी ही है। ये तीनों ट्रायड है, ये तीनों किस में चल रहे हैं, ट्रायड में चल रहे हैं। ठीक है। अब आपकी बीपी तो इंक्रीज हो, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो रहा है, ये मेन प्रॉब्लम क्या क्रिएट करता है। हम जनरली बहुत कॉमन, हम जैसे कल भी मैंने आपको समझा था, बहुत कॉमन बोल देते हैं कि अगर थोड़ा बहुत बीपी रेज है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कल मैंने साइलेंट हार्ट अटैक आपको पूरा इसी पे समझाया था कि एक छोटा बहुत बीपी भी अगर, बिल्कुल ही अगर मैं बोल रहा हूँ कि आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं है, कोई बात नहीं है, क्या फिर भी एक सडन बीपी आपको हार्ट अटैक दिला सकती है कि नहीं, सडन हार्ट अटैक दिला सकती है कि नहीं, एक नॉर्मल एलिवेटेड बीपी। कैसे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। आपकी थोड़ी बहुत, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि देखो आज की डेट में यार बीपी 90% लोगों का बढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप टेंशन लेके बैठ जाओ कि बढ़ा है। मैं आपको रीजन बता रहा हूँ क्या वो कर सकता है कि नहीं, हमें तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग समझना है। ब्लड फ्लो है, आपकी नॉर्मल बीपी क्या होनी चाहिए, हमें तो पता है 120/80 होनी चाहिए, लेकिन अब आज की डेट में हमने नॉर्मल कितना मान लिया है, 140/90। क्यों, हर किसी को कुछ हो ना हो, टेंशन की प्रॉब्लम, सब ये सारी प्रॉब्लम एसोसिएटेड है एक दूसरे से। तो बीपी हर किसी की बढ़ी हुई है, लेकिन क्या वो नॉर्मल 150-160 बढ़ी हुई बीपी बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट करती है, बिल्कुल करती है। मैंने आपसे पहले ही कल कहा था, हमारी जो आर्टरीज हैं वो 120/80 mmg ब्लड लेने को ही बनी है। अब आप इंक्रीज कर दो और आप उसको बोल दो कि ये न्यू नॉर्मल है, वो बॉडी के लिए न्यू नॉर्मल बॉडी के लिए है, लेकिन बॉडी में जो स्ट्रक्चर्स बने हैं, जो एनाटॉमिकल चीजें बनी है, उनके लिए न्यू नॉर्मल नहीं है। अब वो ब्लड फ्लो तो ट्रेवल हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन कहीं कहीं क्या होता है कि जैसे ओल्ड एज होती है, तो ओल्ड एज में आप बहुत अच्छे से जानते हो जो आर्टरीज की वॉल्स होती हैं, ये क्या आपको पता है, ये भी थोड़ा, ये सेल्स के इससे बनी हुई होती हैं, तो इनमें क्या होता है, ये वॉल्स क्या हो जाती है, थोड़ी कमजोर हो जाती हैं। और जब ये ब्लड फ्लो ट्रेवल करता है, तो इन वॉल्स में छोटी छोटी, ये हल्की सी कमजोर होने का मतलब क्या है कि दो सेल्स के बीच में एक हल्का सा स्पेस क्रिएट हो जाता है, बिल्कुल माइन्यूट। इसी को तो अपन बोलते हैं, आप अपने जो स्किन कैसी हो जाती है, अपन सबकी स्किन के जो सेल्स है वो क्या एक दूसरे से हल्का से दूर जाने लग जाते हैं। तो जो आप ओल्ड एज में स्किन देखते हैं वो भी कैसा एकदम फ्लैसिडिटी वाली हो जाती है।
रिंकल्स वगैरह पड़ते हैं, तो वही मैकेनिज्म अंदर भी चल रही है कि हल्का सा गैप बना। अब उसी गैप में क्या हुआ, ये ब्लड फ्लो जाने लग गया। अब उसमें थोड़ा डेली डेली करके टकरा रहा है, डेली डेली करके थोड़ा थोड़ा टकरा रहा है। टकराने का मतलब क्या है कि उसको अफेक्ट कर रहा है, और अफेक्ट करने का सीधा सा मतलब है कि वहां वो क्या करेगा, एक तरीके का उस जगह को डैमेज करेगा, और डैमेज करेगा तो हमारी बॉडी की मैकेनिज्म है कि वहां पर हीलिंग प्रोसेस चलेगी। और जब भी हीलिंग होगी वहां पर क्लॉट होना ही है, क्या होना है, कोगुलेशन होना। वहां पर क्या एक प्लेग बनेगा किसका, आपने जब भी देखा है, अगर आपको बाहर कहीं भी चोट लगती है, बाहर कहीं लगती है, तो आप आपके बनता है, तो अब वो वहां पर क्या है, हल्का सा रिपेयरिंग मैकेनिज्म चलेगी। अब वो रिपेयरिंग मैकेनिज्म की वजह से क्या होगा, आर्टरी और नैरो हो गई। अब आर्टरी क्या हो गई, नैरो हो गई। ये पहले इतनी थी, अब वो आर्टरी और नैरो हो गई। अब वही ब्लड फ्लो अब इससे ट्रेवल करेगा। तो नैरो होने की वजह से यहां ब्लड फ्लो और तेज हो गया, पहले ही तेज था, ये पर्टिकुलर नैरो होने की वजह से यहाँ ब्लड फ्लो और तेज हो गया। यानी अब उस पे वो और ज्यादा प्रेशर लगाएगा, और ज्यादा प्रेशर लगाएगा। अगर ये किसी दिन फट गया, या किसी दिन इसके अंदर एकदम ये रप्चर हो गया, आर्टरी ब्लॉक हो गई, आगे आप जानते हैं। तो इसलिए इनडायरेक्टली रिलेशंस बीपी के बॉडी पर बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो का मतलब क्या है, हाइपरटेंशन इज एलिवेशन ऑफ कौन, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक आप समझते हैं, ठीक है। अब जनरली हमने मान लिया है कि न्यू नॉर्मल क्या होगा कि 140/90 mm ऑफ एसजी हमने नॉर्मल मान लिया। तो अब क्या देना कि प्रोलॉन्ग्ड हाइपरटेंशन क्या करता है, मे रिजल्ट इन सीवियर कॉम्प्लिकेशन लाइक स्ट्रोक। अब मैंने कल आपको बताया था एक पॉइंट, स्ट्रोक वाली बात पे मैंने आपको बताया था कि हम जब कल हमने बताया था कि आप अपने प्लीज सारे लोग माइक को म्यूट कर लीजिए, डिस्टरबेंस हो रहा है बार बार, वो थोड़ा कनेक्टिविटी टूट जाती है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि स्ट्रोक में कल हमने आपको स्ट्रोक के दो टाइप बताई थे। मैंने आपको बोला था एक होता है इस्चेमिक और एक होता है हेमरेज। ठीक है, इस्चेमिक वाला तो मैंने आपको बता दिया था कि ठीक है, इस्चेमिक वाला क्या होता है कि कोई भी क्लॉट बन रहा था। कल मैंने आपको लिपिड वाला बताया था कि क्लॉट बन जाता था, मतलब क्या थ्रोम्बस बन रहा है यहाँ पर, वो जो आपका लिपिड है, कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड, वो यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है। तो इस वजह से क्या ब्लड फ्लो रुक गया, उसको हमने इस्चीमिया होता। हमने दूसरा सब टाइप भी पढ़ा था, वो था हेमरेज। हेमरेज का क्या था कि आर्टरी फट जाती थी, और फटने की वजह से आगे ब्लड फ्लो ट्रेवल नहीं हो पाता था। वो क्यों फटती है, वो उसका सबसे बड़ा रीजन हाइपरटेंशन ही है। स्ट्रोक का सबसे बड़ा, हेमरेजिक स्ट्रोक का रीजन सिर्फ और सिर्फ हाइपरटेंशन है। क्या है कि ब्लड फ्लो तेज हुआ, और जो वहां की, और आपको पता है ब्रेन में बहुत छोटी छोटी आर्ट्रियोल्स हैं, नॉट आर्टरी, आर्ट्रियोल्स हैं। वो इतनी नैरो हैं कि उनके अंदर जब भी ब्लड फ्लो जाता है वो तुरंत फट जाती है, लीकी हो जाती हैं। और फटने की वजह से ब्लड वहीं इकट्ठा हो जाता है, वो क्लॉट का फॉर्मेशन कर लेता है, आगे ब्लड नहीं पहुंच पाता। तो जो आगे वाले पार्ट है ब्रेन के, उनमें क्या ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो स्ट्रोक हो जाता है। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज आप समझ ही रहे हैं, हार्ट अटैक। ठीक है, आर्टरी वेरांस और रेनल फेलियर। अब ये बहुत बड़ा यहाँ पॉइंट आता है। स्ट्रोक तो मैंने समझा दिया, कोरोनरी आर्टरी डिसीज आप समझते हो, रेनल फेलियर क्यों हो रहा है, बीपी से किडनी फेलियर क्यों हो रही है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। और अभी आपको मैं एक ऐसी बात बताऊं कि किडनी फेलियर का, जो किडनी फेलियर में जो सेकंड सबसे मोस्ट कॉमन है वो बीपी है। अगर किसी पेशेंट का किडनी फेलियर हो रहा है तो सेकंड मोस्ट कॉमन रीजन है बीपी। ऐसा क्यों हो रहा है, लिख लेना, मैं इसमें नहीं लिखा है, बता रहा हूं कि हाई ब्लड प्रेशर इज सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ रेनल फेलियर। सेकंड लीडिंग कॉज है रेनल फेलियर। क्यों, ओवर टाइम, सिंपल सी बात है, जो अनकंट्रोल्ड हाई ब्लड प्रेशर कॉज आर्टरीज अराउंड द किडनी, जो किडनी को आर्टरी सप्लाई करती हैं तो कंटिन्यूस हाई ब्लड प्रेशर की वजह से वो आर्टरीज क्या हो जाती हैं, नैरो हो जाती हैं। तीन चीजें उनकी होती हैं, नैरो होती हैं, वीकन यानी कमजोर पड़ जाती हैं, प्लस हार्डन। यानी तीन चीजें हो रही है, नैरो पतली हो रही है, वीक हो रही है, और हार्ड हो रही है। इन तीनों की वजह से क्या होता है, ड्यू टू डैमेज आर्टरीज नॉट एबल टू डिलीवर इनफ ब्लड टू किडनी। किडनी में क्या हो रहा है, डायरेक्ट किडनी पर असर करिए, जो वहां की आर्टरीज हैं उनको डायरेक्ट हाई ब्लड प्रेशर उनकी आर्टरीज को क्या कर देता है, नैरो कर देता है, वीक कर देता है, प्लस क्या कर देता है, हार्डन कर देता है। जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जो वहां की आर्टरीज हैं वो इनफ अमाउंट में ऑक्सीजन डिलीवर नहीं कर पाती, या ब्लड डिलीवर नहीं, जिसकी वजह से किडनी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, फेलियर हो जाती है। ठीक है, जस्ट अ सेकंड, ये आप लोग को प्रॉब्लम आ रही है क्या, आवाज ब्रेक और कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या, जस्ट अ सेकंड।
अब फिर से अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो तो आप बताना, ठीक है। तो हम कहाँ पहुंच गए थे, हमने स्ट्रोक की बात कर दी थी, कोरोनरी हार्ट डिसीज की बात कर दी और रेनल फेलियर। मैंने आपको डेफिनेशन दिखाई थी कि हाई ब्लड प्रेशर इज द सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ रेनल फेलियर। ओवर टाइम अनकंट्रोल्ड हाई ब्लड प्रेशर कॉज क्या कर देते हैं, आर्टरीज अराउंड द किडनी टू क्या, तीन चीजें, नैरो, हार्डन और वीकन ड्यू टू डैमेज आर्टरीज नॉट एबल टू डिलीवर इनफ ब्लड टू किडनी, दैट कॉज किडनी फेलियर। अब सेकंड चीज, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग आर अ क्लास ऑफ ड्रग दैट यूज्ड टू ट्रीट हाइपरटेंशन। सीधी सी बात, हम पढ़ी हो रहे हैं। अब इसका क्लासिफिकेशन है वो कितना है इसका क्लासिफिकेशन ओवरऑल आप पांच पांच पॉइंट में पढ़ेंगे, 5 पॉइंट्स में। पहला डायूरेटिक, दूसरा पढ़ेंगे ड्रग्स एक्टिंग ऑन रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे देने वाला जो ड्रग है वो यही है। सबसे जो ड्रग कॉमनली दिया जाता है वो यही दिया जाता है हाई ब्लड प्रेशर में, और इसकी मैकेनिज्म ही समझना सबसे खतरनाक है, ठीक है। तो पहला डायूरेटिक पढ़ेंगे, दूसरा ड्रग एक्टिंग ऑन रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, तीसरा हम पढ़ेंगे सिंपैथोलाइटिक। सिंपैथोलाइटिक का मतलब क्या है, जो सिम्टम्स आ रहे हैं पर्टिकुलर, यानी क्या ब्रेन के लेवल पर बात करेंगे। चौथा पढ़ेंगे हम वैसोडाइलेटर और पांचवा पढ़ेंगे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ठीक है। इन पांचों को हम कंप्लीट करने वाले हैं आज। पहला पढ़ते हैं, पहला नाम में ही समझ आ रहा है क्या है, डायूरेटिक। डायूरेटिक का तो आप नाम में ही समझ रहे हैं बिल्कुल, ठीक है। डायूरेटिक क्या है कि ये यूरिन के फ्लो को बढ़ाएगा, ये आपको क्या यूरिन करवाएगा। अब सिंपल सी एक बात समझिए, नॉर्मल सी बात है कि ऐसा क्या होगा कि अगर आप यूरिन करेंगे या फिर आप बार बार यूरिनेशन जाएंगे जिससे आपका बीपी गिर सकता है। हम ये कोई डायरेक्टली एक्ट नहीं करता। डायूरेटिक्स क्या डायरेक्टली बीपी को कम कर सकते हैं, नहीं। क्यों, क्योंकि ये कोई मैकेनिज्म पे वर्क नहीं कर रहा है, ये तो इनडायरेक्टली रिलेशन हो गया। आपने एक आइडिया लगा लिया कि ठीक है बॉडी में ब्लड कम ज्यादा भले ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम क्या करते हैं बॉडी में से ना कुछ अमाउंट का फ्लूइड बाहर निकाल देते हैं। अब आप डायूरेटिक करोगे तो किडनी से कुछ अमाउंट ऑफ जो बॉडी फ्लूइड है वो बाहर निकलेगा। बाहर निकलेगा तो उससे क्या होगा, ब्लड क्या होगा, वो थोड़ा सा थिक होगा। थिक होने की वजह से ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, बीपी कम हो जाएगी। यानी जो ब्लड थिन था, पतला था, जिसकी वजह से वो ट्रेवल कर रहा था, उसको हम बिल्कुल माइल्ड हल्का सा क्या थोड़ा सा थिक कर सकते हैं, जिसकी वजह से हल्की सी बीपी कम हो जाए। क्या ये डायरेक्टली बीपी को कम कर रहा है, बिल्कुल नहीं। ये इसने बीपी पे कोई कनेक्टिविटी करी नहीं, इसने तो सिर्फ और सिर्फ बॉडी फ्लूइड के मैकेनिज्म को हल्का सा छेड़ा, सिर्फ उसको थोड़ा सा करने की कोशिश करी। तो बिल्कुल क्लियर बात समझिए कि जो डायूरेटिक है ये क्या करता है, इट शोज ओनली सपोर्टिव एक्शन। ये डायरेक्ट बीपी पर कोई एक्शन नहीं दिखाता, ये सिर्फ सपोर्टिव एक्शन दिखाता है। दूसरी बात, डायूरेटिक क्या है, ये बिल्कुल आपकी माइल्ड बीपी, बिल्कुल हल्की सी बीपी, जैसे समझ लो आपको कितनी है 150 है, तो उसमें आपको डायूरेटिक दे दी जाएगी कि यार थोड़ी बहुत बीपी है, तो इससे सिर्फ 15 से 20 एचजी बीपी डाउन होती है मात्र। और वो भी कब, 2 से 4 हफ्ते लगता है। यानी आप कंटिन्यूअसली 2 से 4 हफ्ते तक मेडिसिन खाते रहोगे, तब कहीं 15 से 20 एचजी 15 से 20 एचजी बीपी आपकी कम होगी। अब यहाँ पर एक पॉइंट बहुत बढ़िया आता है, अगर किसी पेशेंट को बीपी है तो उसको तो हम ये दे नहीं सकते, ये तो हमारे माइंड में पिक्चर क्लियर हो रही है कि इसको देना तो ये कंप्लीटली बेकार है। तो फिर ये किसको दें, ये हम उनको दे सकते हैं कि पर्टिकुलर कोई एक ऐसी डिसीज है जिसकी वजह से बीपी एसोसिएट होता है, बीपी एसोसिएट हो रहा है, तो हम उन पेशेंट को क्या डायूरेटिक्स प्रोवाइड करा सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि जैसे मोस्ट कॉमन, जैसे अभी देखा गया है कि डायबिटीज मेलाइटिस वाले पेशेंट को डायूरेटिक्स दी जा रही हैं, लेकिन जनरली इतना नहीं दी जा रही है, इफेक्टिव इतना उनके साथ नहीं, क्योंकि वो पहले ही बहुत यूरिन जाते हैं, तो उनको इतना जनरली नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत उनको दी जा रही है। और भी बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको पर्टिकुलर किसी डिसीज की वजह से क्या हो रहा है, हल्की सी बीपी एलिवेट हो रही है तो उनको हम ये दे देते हैं। क्या, क्यों, जैसे सपोज करो कोई पेशेंट है, अगर चलो डायबिटीज मेलाइटिस का केस उठा लो, डायबिटीज में इतना कॉमन नहीं है क्योंकि डायबिटीज मेलाइटिस के पेशेंट वैसे ही बहुत यूरिन जाते हैं लेकिन फिर भी कुछ पेशेंटों में ये दी जाती है डायबिटीज मेलाइटिस का पेशेंट है, ठीक है, अब वो अपनी डायबिटीज की टेबलेट तो ले ही रहा है, साथ साथ में वो क्या एक डायूरेटिक की टेबलेट भी ले लेता है, जिससे क्या हो रहा है, हमें पता है कि डायबिटीज मेलाइटिस में इनडायरेक्टली बीपी बढ़नी है। अभी हम समझ के आ चुके हैं कंपनसेटरी मैकेनिज्म में, तो उस बॉडी की कंपनसेटरी मैकेनिज्म को तो हम रोक नहीं सकते, तो क्या कर सकते हैं कि डेली एक टेबलेट उसके साथ ले लो, तो क्या होगा, डेली डेली अगर थोड़ी बहुत जो बीपी बढ़ेगी उसको ये नॉर्मल करता रहेगा।
है ना। और ये 2 से 4 वीक है, हमें पता है डायबिटीज की टेबलेट तो हमें जिंदगी भर खानी है। अगर हमारे जिंदगी भर का मतलब है कि जब तक बढ़ी है। अब ये डायबिटीज की टेबलेट ऐसा तो है नहीं कि 1 दिन खानी 2 दिन खानी, वो तो आपको महीनों खानी है। तो ये आप उसके साथ ये भी खा सकते हो। तो इसका भी क्या, एक जो लॉन्ग असर है 2 से 4 वीक में करेगा तो उसके साथ कर लेगा। तो यहां पर 2 चीजों का ध्यान रखना है। डाययूरेटिक्स पहली बात तो क्या है, ओनली शो सपोर्टिव एक्शन, इसमें नहीं लिखा है, लिख लेना। ओनली शो सपोर्टिव एक्शन प्लस ये इनडायरेक्टली रोल प्ले कर रहा है बीपी को कम करने के लिए। तो यहां हम समझ सकते हैं कि ये किसी ना किसी डिसीज से एसोसिएट होकर ही काम करेगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा, सिंपल सी बात है। हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें किसी भी चीज में क्या करना है, बॉडी फ्लूइड को बाहर निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, किडनी को ओवरवर्क करवाना पड़ेगा। किडनी से बोलना पड़ेगा कि आप थोड़ा सा वर्क ज्यादा करो और जो बॉडी फ्लूइड है उनको बाहर निकालो। यानी 2 चीजों पे हम काम करते हैं। अब ये समझना, डाययूरेटिक 2 चीजों पे काम करती है, दोनों चीजों पे क्यों करती है वो मैं बिल्कुल डीप में बताऊंगा। पहली तो वो बॉडी फ्लूइड को बाहर निकालती है, बॉडी फ्लूइड को बाहर निकालेगी। दूसरा, सोडियम को भी बाहर निकालेगी। अब सोडियम को बाहर क्यों निकालेगी, और बॉडी फ्लूइड को बाहर निकालने से क्या होगा और सोडियम को बाहर निकालने से क्या होगा। देखो, बॉडी फ्लूइड बाहर निकलेगा तो सीधा सा मतलब है जो मैंने अभी आपको बोला, क्या है, ब्लड में क्या है, प्लाज्मा। अगर आप प्लाज्मा को, अगर आपको बॉडी फ्लूइड बाहर निकालोगे तो उससे क्या होगा, प्लाज्मा का लेवल कम होगा। और ब्लड में अगर प्लाज्मा का लेवल कम होगा तो उससे क्या होगा, वो हार्ट पर कम प्रेशर लगाएगा, यानी जो कार्डियक आउटपुट है वो भी कम हो जाएगा। और कार्डियक आउटपुट कम होने की वजह से बीपी हल्की सी कम हो जाएगी। तो क्या करा, बॉडी फ्लूइड निकाला, बॉडी फ्लूइड से प्लाज्मा कम हुआ, प्लाज्मा का वॉल्यूम गिरा। प्लाज्मा वॉल्यूम गिरने की वजह से हार्ट पे जो हार्ट का कार्डियक आउटपुट था, क्योंकि देखो अब सीधी सी बात है, बीपी आपकी बढ़ने का मतलब क्या है कि ज्यादा अमाउंट में ज्यादा प्रेशर से ब्लड निकल रहा है, यानी क्या, हार्ट ज्यादा वर्क कर रहा है, यानी कार्डियक आउटपुट ज्यादा है। तो अगर हम प्लाज्मा का वॉल्यूम कम कर देंगे तो ब्लड कम अमाउंट में पहुंचेगा, कम अमाउंट में पहुंचेगा तो हार्ट को कम काम करना पड़ेगा, यानी कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। और कार्डियक आउटपुट कम हो गया तो बीपी तो कम हो ही जाएगी। ठीक है, सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। यानी बॉडी फ्लूइड तो हमें समझ आ गया। अब सोडियम का क्या रिलेशन है। हमेशा सुना है कि बीपी वालों को कभी सॉल्ट नहीं खिलाना, क्यों नहीं खिलाना। हमने ये तो सुना है कि बीपी वालों को सॉल्ट मत दो और लो बीपी वालों को सॉल्ट दो, तो ज्यादा बीपी वालों को सॉल्ट क्यों नहीं खिलाना। सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। सोडियम करता क्या है, सोडियम का एक्शन क्या है। सोडियम हमारे जो क्या होता है, जो हमारी वेस्क्यूलर है, जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स की जो क्या है, ये आउटर लेयर है जो, इसको कॉन्ट्रैक्ट करता है इसको। और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो ये ब्लड वेसल नैरो होगी, और नैरो होगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। सोडियम क्या रोल प्ले कर रहा है, इस ब्लड वेसल्स को, जो आपकी आर्टरीज हैं, जो आपकी आर्टरीज हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, उनकी जो ऊपर की जो उसमें लेयर है उसको क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से ब्लड फ्लो वहां बढ़ता है। तो अगर आप सोडियम के लेवल को कम कर देंगे तो सोडियम बॉडी में से कम हो गया। अब कम हो गया तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा तो ये रिलैक्स हो जाएंगे, और रिलैक्स हो गई तो यहां पर जो ब्लड फ्लो बह रहा है, जो ब्लड फ्लो है वो तो उतनी स्पीड से ही बह रहा है, उतनी स्पीड से ही बह रहा है। सीधी सी बात है, आपके पास अगर एक पाइप है, ब्लड फ्लो उसी स्पीड से बह रहा हो, और अगर पाइप को दबाओगे तो प्रेशर तेज हो जाएगा, वहीं आप पाइप को रिलैक्स कर दोगे, पाइप को दूर दूर करोगे तो भले ब्लड प्रेशर उसी स्पीड से, लेकिन ब्लड फ्लो वहां क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, क्योंकि उसकी जगह बढ़ गई। तो वही हमने काम करा। सोडियम का ये बॉडी में नॉर्मल एक्शन है कि जब भी बॉडी को नीड होती है तो सोडियम वहां पर जाता है और ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो हम उस मैकेनिज्म को डिस्टर्ब कर देंगे। हम क्या कर देंगे कि सोडियम को कम कर दो, तो बॉडी का जो नॉर्मल फंक्शन है उसे हटा दो। अब ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगी, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगी तो इसका उल्टा ही मतलब है कि डायलेट हो जाएंगी। जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी तो डायलेट तो अपने आप हो जाएंगी। तो इसीलिए आपको बोलते हैं कि सॉल्ट नहीं खाना हाई बीपी वालों को, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी में सोडियम है। अगर आप अलग से सोडियम और लेते जाओगे तो आपकी ब्लड वेसल्स और कॉन्ट्रैक्ट होंगी, आपकी बीपी और बढ़ेगी। क्लियर कि क्यों सॉल्ट नहीं लेना। तो सिंपल सा मतलब है कि हम क्या करेंगे, डाययूरेटिक्स 2 काम करते हैं। एक तो उन्होंने बॉडी फ्लूइड में बाहर निकाला, प्लस सोडियम को भी बाहर निकाला। तो सोडियम को बाहर निकालने से क्या हुआ, जो वेस्क्यूलर स्मूथ मसल्स थी ब्लड वेसल्स की, वो हो जाती हैं रिलैक्स। रिलैक्स होने की वजह से क्या डिक्रीज हो जाता है, पीवीआर। पीवीआर क्या लिख लेना, पेरिफेरल वेस्क्यूलर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब ही क्या होता है, आप कोई चीज को कॉन्ट्रैक्ट कर दोगे तो उसके अंदर का रेजिस्टेंस और बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर और हो जाएगा। अगर आप रिलैक्स कर दोगे तो उनके बीच का जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगा।
यानी ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, वहां बीपी उससे डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या लिखा है, पेरिफेरल वेसल्स रिलैक्स। ठीक है, इसमें कौन सा ड्रग हम पढ़ेंगे, डाययूरेटिक्स में हम पढ़ेंगे, डाययूरेटिक्स में आपको याद करने हैं, डाययूरेटिक्स में आप पढ़ेंगे 4 ड्रग, थायाजाइड, जस्ट अ सेकेंड, 4 ड्रग आपको पढ़ने हैं, थायाजाइड, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, क्लोरोथैलेडोन, और ये इसको सही कर लेना, ये लिखा है फ्यूरोसेमाइड, FURO, ये आप बहुत पढ़ने वाले हो आगे। फ्यूरोसेमाइड क्या होता है, लूप डाययूरेटिक। ये बहुत कॉमन है, ये आपको ना मोस्टली जहां भी बॉडी में प्रॉब्लम होगी, कुछ भी एसोसिएटेड, सबसे देने वाला जो डाययूरेटिक है वो लूप डाययूरेटिक, वो यही है फ्यूरोसेमाइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको किसी भी पेशेंट को अगर डाययूरेटिक दिया गया होगा, सर्जरी के बाद भी दिया जाता है। क्यों, क्योंकि सर्जरी के बाद मोस्ट कॉमन होता है कि बॉडी रिटेंशन होने लग जाते हैं, किडनी रिटेन करने लग जाती है, बट पेशेंट क्या है, यूरिन नहीं करता। इसलिए सबसे पहले सर्जरी के बाद पेशेंट्स को आप देखना, कुछ टाइम बाद उनको यूरिन करवाते हैं, बोलते हैं कोशिश करो, ट्राई करो, लेकिन वो नहीं कर पाते, तो फिर उन्हें डाययूरेटिक्स दी जाती है। तो सबसे कॉमन जो देने वाली डायरेक्ट है वो है फ्यूरोसेमाइड, लूप डाययूरेटिक। लूप डाययूरेटिक मतलब क्या है, ये लूप में करवाती है, मतलब एक टेबलेट से या बार बार, आपको बार बार नहीं खानी पड़ेगी ये टेबलेट, बहुत, एक बार एक टेबलेट दे दी, बहुत ज्यादा एफिशिएंसी से वर्क करती है, लूप में करवाएगी बार बार। तो ये नाम हमेशा याद रखना है, चाहे सर्जरी कुछ भी हो, आपको जब भी डायरेक्टिक दिखेगी 90% फ्यूरोसेमाइड ही दिखने वाली है। ठीक है, यानी हमने क्या पढ़ लिया, अब इसका 4 नाम, थायजाइड, हाइड्रोक्लोरोथायजाइड, क्लोरोमिनान और फ्यूरोसेमाइड। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, थायजाइड आर द फर्स्ट लाइन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, जो डाययूरेटिक्स में वो मे बी कंबाइंड विद क्या, पोटेशियम स्पेरेट डाययूरेटिक टू अवॉइड हाइपोकैलेमिया। इसका मतलब क्या है, यहां पर आपसे सिंपल बोल रहे हैं, देखो बॉडी में ना आपको पता है सोडियम और पोटेशियम एक साथ चलते हैं। अब ऐसा नहीं होता कि आपने डाययूरेटिक दे दी और बॉडी को बोल दिया सुनो सोडियम सोडियम बाहर निकाल दो, पोटेशियम क्या करेगा, फिर पोटेशियम भी तो बाहर निकलेगा, पोटेशियम बाहर नहीं निकलेगा क्या, पोटेशियम भी बाहर निकलेगा। तो आपने सोडियम तो बाहर निकाल दिया, उससे तो आपको फायदा हो गया, लेकिन आपने पोटेशियम को बाहर निकाल दिया, उससे तो आपको हाइपोकैलिमिया हो जाएगा, यानी आपके बॉडी में पोटेशियम की कमी हो जाएगी, ये तो आपका नुकसान हो रहा है ना। तो डाययूरेटिक्स के साथ जनरली क्या है, आपको पोटेशियम की टेबलेट भी देते हैं, जिससे क्या होता है, आपकी बॉडी में हाइपोकैलेमिया ना हो जाए, क्योंकि पोटेशियम तो बाहर निकलना ही है, उसको तो हम नहीं रोक सकते। सोडियम के साथ पोटेशियम बाहर निकलेगा, हम उसको रोक नहीं पाएंगे, मगर हम साथ में पोटेशियम की टेबलेट दे सकते हैं, जिससे क्या होता है कि बॉडी में जो पोटेशियम कम होगा वो अपनी जगह पर नॉर्मल हो जाए। स्पेरिंग का मतलब क्या होता है कि कमी ना हो जाए, स्पेरिंग का मतलब होता है कमी हो जाना। तो डाययूरेटिक्स के साथ बहुत कॉमन है हाइपोकैलेमिया, तो हाइपोकैलेमिया को अवॉइड करने के लिए हम क्या क्या देते हैं, इसकी टेबलेट भी देते हैं। ठीक है, साथ साथ पोटेशियम की टेबलेट भी हमने पेशेंट को दे देते हैं। ठीक है, अब ये दूसरी चीज हमें और समझनी है, मैंने आपको अभी आपसे बोला कि डाययूरेटिक का कोई डायरेक्ट रोल बीपी में नहीं है, इसलिए ये दवाई कभी भी डायरेक्ट बीपी वालों को नहीं दी जाती, नहीं दी जाती। ठीक है, तो इसलिए क्या, ये जनरली बहुत सारे जो अगर एंटी हाइपरटेंशन, जैसे जिन लोगों की बहुत ज्यादा बीपी है, तो उनको अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं बहुत सारे ड्रग्स, वो ड्रग के साथ इसको एसोसिएट में दे देते हैं कि वो ड्रग्स तो कम करेंगे ही करेंगे, लेकिन ये वाला क्या है, ये लॉन्ग टर्म में है, तो इस ये भी थोड़ी बहुत हेल्प कर देगा, यानी सपोर्टिव एक्शन दिखा देगा। मेन तो मेन हाइपरटेंशन ड्रग करेंगे, यानी पर्टिकुलर कोई डिसीज के लिए या मेन हाइपरटेंशन के ड्रग ले रहे हो तो उसके साथ, यानी ये सिर्फ सपोर्टिव रोल प्ले कर रहा है, कोई डायरेक्ट रोल नहीं है, यही इसमें लिखा हुआ है। क्या है कि थायजाइड में बी यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अदर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, लूप डाययूरेटिक जो अभी बता, लूप डाययूरेटिक और यूज्ड ओनली फॉर हाइपरटेंशन विद, अगर जो लूप डाययूरेटिक बताया ना, वो जनरली क्या, जिनको हाइपरटेंशन के साथ अगर किडनी की प्रॉब्लम हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, ऐसी चीज हो, तो उनमें लूप डाययूरेटिक देते हैं। देखो ऐसा क्यों है, क्योंकि लूप डाययूरेटिक मैंने बोला बार बार आएगी, बार बार आएगी, बार बार आएगी, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें इतना ज्यादा कहीं लूप ये ना हो कि बॉडी में फ्लूइड की ही कमी हो जाए हमारी गलती की वजह से। तो लूप डाययूरेटिक भी तभी देते हैं जब हमें लगता है कि थोड़ी ज्यादा जरूरत है। ठीक है, ड्रग के नाम जो मैंने आपको ये 4 अभी बताए थे, इसमें डाययूरेटिक में क्या क्या थे, थायाजाइड, क्लोरो हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, है ना, और फ्यूरोसेमाइड, कौन सा, लूप, ये वाला लूप डाययूरेटिक। ठीक है, ये यहाँ पर हमको चारों याद करने हैं। ये हमारा हो गया डाययूरेटिक्स। डाययूरेटिक्स में कोई कंफ्यूजन अब बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए।
डाययूरेटिक्स में बिल्कुल याद रखना है कि ये सिर्फ और सिर्फ सपोर्टिव मैकेनिज्म पे वर्क करता है। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं जो मेन बीपी में ड्रग दिए, जिनकी हाई बीपी है 180 200, उनको सपोर्टिव में काम नहीं चलेगा, उनको मेन देना है। अब इसका सीधा सीधा सा नाम है, मैंने बोला ना क्लासिफिकेशन, नाम पे जाओ, कुछ नहीं पढ़ना। ड्रग्स एक्टिंग ऑन रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, यानी इसमें हमें समझ आ रहा है कोई एक सिस्टम है जो रेनिन और एंजियोटेंसिन का बना हुआ है, यानी ये ड्रग उस सिस्टम पर वर्क करेंगे। इसके अंदर हम 3 सब पार्ट पढ़ेंगे। ये बेच चीज खत्म हो, फटाफट आना, ठीक है। तो 3 सब पार्ट पढ़ेंगे। एक तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर पढ़ेंगे, हम बताएंगे आगे क्या क्या। दूसरा पढ़ेंगे एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर है एंटागोनिस्ट, और थर्ड वन हम पढ़ेंगे क्या, रेनिन इनहिबिटर। सबसे पहले हम मैकेनिज्म समझते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझना कि मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, बिल्कुल समझो। देखो क्या होता है, ये मैकेनिज्म यूज करी जाती है कब, ये मैकेनिज्म बॉडी में जब चलते हैं, हमारी बॉडी में क्या हो जाता है, जो क्या है, फ्लूइड है, नॉर्मल जो फ्लूइड है ना, ब्लड फ्लो या कोई भी फ्लूइड कम होता है, तब ये मैकेनिज्म चलती है बॉडी। ये नॉर्मल मैकेनिज्म है, ये बॉडी में ब्लड फ्लो को क्या, जब भी ब्लड फ्लो कम हो रहा है या फ्लूइड कम हो रहा है तो उसको नॉर्मल करने के लिए चलती है। यानी अब हम सीधी सी चीज तो ये समझ गए हैं कि ये ड्रग इस सिस्टम को बिगाड़ेगा, इस सिस्टम को बिगाड़ना है। अगर इस सिस्टम को हम बिगाड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये सिस्टम तो नॉर्मल है, जो फ्लूइड को, जो जब भी बॉडी में ब्लड फ्लो कम होगा या फ्लूइड कम होगा, ये सिस्टम चालू हो जाएगा, तो हमें इस सिस्टम को रोकना है। अब ये सिस्टम चलता कैसे, सिंपल से समझो। सबसे पहले क्या होता है, जैसे ही रेनल ब्लड फ्लो कम हुआ, रेनल ब्लड फ्लो यानी किडनी के अंदर जैसे ही ब्लड फ्लो कम हुआ, ब्लड फ्लो कम होने का मतलब क्या है, किडनी को तुरंत लगा कि बॉडी में फ्लूइड्स की कमी हो गई, रेनल ब्लड फ्लो हुआ कम। समझते जाना, रेनल ब्लड फ्लो हुआ क्या, कम। जैसे डिक्रीज हुआ, बॉडी को लगा कि हमारे में क्या हो गया, फ्लूइड की कमी हो गई। अब किडनी के अंदर एक सेल्स होते हैं, कौन से होते हैं, जक्स्टा मैरुलरी सेल्स, जक्स्टा मैरुलरी सेल्स, जक्स्टा मैरुलरी सेल्स होते हैं। ये तुरंत एक्टिवेट हो जाते हैं। ये सेल्स का काम ही यही है कि ये सेल्स इसीलिए बैठे होते हैं कि जैसे ब्लड फ्लो कम हो, ये तुरंत एक्टिवेट होते हैं। और ये सेल क्या कर देते हैं, ये प्रोरेनिन, प्रोरेनिक एक कंपाउंड है, प्रोरेनिन, क्या नाम है उसका, प्रोरेनिन एक कंपाउंड है, उसको रेनिन में कन्वर्ट कर देते हैं। किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, रेनिन में। प्रोरेनिन, प्रोरेनिन नाम में लिखा है, ये रेनिन है, वो प्रोरेनिन है, यानी क्या, रेनिन का प्रीकर्सर है, प्री फॉर्म है। वो पहले से क्या, अगर वो पहले से तो एक्टिव बैठेगा नहीं, अगर पहले से एक्टिव बैठेगा तो सिस्टम तो चलता ही रहेगा। तो बॉडी में तो जाना, बीपी कितनी हो जाएगी, बॉडी में कितना ब्लड, कितना फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो बॉडी में क्या है, उसका एक प्रीकर्सर बैठा रहता है, प्रोरेनिन, है ना, बैठा रहता है। तो वो कहां बैठा रहता है, ऑलरेडी प्रेजेंट इन ब्लड, ब्लड में बैठा रहता है। जैसे ही ब्लड फ्लो कम हुआ किडनी में, तुरंत जक्स्टा कौन से जक्स्टा मैरुलरी सेल्स एक्टिवेट हुए, उन्होंने जो ब्लड में प्रोरेनिन बैठा था उसको कन्वर्ट करा किसमें, रेनिन में। अब रेनिन कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब रेनिन क्या करता है, रेनिन का सबसे इंपॉर्टेंट काम है, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है क्या, हो तो रहा है सर, ओपन स्क्रीन। स्क्रीन ओपन है ना, शेयर हो रहा है ना वो व्हाइट बोर्ड। यस सर। यस सर। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, प्रो रेनिन को रेनिन में कन्वर्ट करा। अब हमें क्या करना है, अब ये रेनिन क्या करता है, ये रेनिन पहुंचता है तुरंत लीवर के पास। कहां पहुंचा, लीवर के पास बोलता, और लीवर में एक चीज बैठी होती है, एंजियोटेंसिन। उसको चाहे एंजियोटेंसिन बोल लो चाहे एंजियोटेंसिनोजिन। एक से आपको फिर बोल रहा हूं, प्लीज रफ नोटबुक लेके बैठ लो, एक पेज रख लो, मैं फिर से 1 मिनट में बताने को तैयार हूं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखो, क्योंकि अगर ये लिखोगे नहीं तो इसकी पे कहनी अभी आगे की मैकेनिज्म में सब भूल जाओगे, कुछ समझ नहीं वाला। मैं फिर से बता दे रहा हूं, लिख के बैठ लो। रेनल ब्लड फ्लो जैसे ही कम हुआ, किडनी के जो कौन से सेल, जक्स्टा मैरुलरी सेल्स हैं, वो तुरंत एक्टिवेट हुए। उन्होंने ब्लड फ्लो में जो प्रोरेनिन बैठा हुआ था उसको रेनिन में क्या करा, कन्वर्ट करा। अब वो रेनिन क्या करेंगे, अब वो रेनिन जो रेनिन है कंपाउंड, वो जाएगा कहां पर, वो जाएगा लीवर में। रेनिन अब कहां जाने वाला है, रेनिन जाएगा लीवर में, रेनिन लीवर में जाएगा।
और लीवर में एक कंपाउंड बैठा होता है प्री एक्टिव फॉर्म, जैसे प्रोरेनिन का रेनिन था ना, रेनिन का प्रीकर्सर कौन था, प्रोरेनिन, ऐसे ही प्रीकर्सर बैठा रहता है कौन, एंजियोटेंसिनोजिन, ANGIOTENSINOGEN, एंजियोटेंसिनोजिन बोल लो या इसको एंजियोटेंसिन बोल लो, कुछ भी बोल लो। कौन बैठा रहता है, एंजियोटेंसिनोजिन या एंजियोटेंसिन, ठीक है, उसको कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 1 में। किसमें, एंजियोटेंसिन 1 में। यानी रेनिन लीवर में एक कंपाउंड बैठा है, कौन सा कंपाउंड बैठा है, एंजियोटेंसिनोजिन, कहां बैठा है, लीवर में, उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, एंजियोटेंसिन 1 में, ठीक है। अब एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट होगा किस में, एंजियोटेंसिन 2 में। यानी अभी तक हमने कितनी चीजें समझ ली, किडनी में ब्लड फ्लो कम हुआ, तुरंत एक्स्ट्रामेडुलरी सेल्स एक्टिवेट हुए, वो एक्टिवेट हुए, उन्होंने प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट करा, रेनिन लीवर के पास पहुंचा, उसने क्या करा, उसने तुरंत एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करा। अब एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट होगा एंजियोटेंसिन 2 में, किसके थ्रू, देखो हर किसी की ये ध्यान रखना है, ये जब भी ये वर्ड आ रहा है ना रेनिन, रेनिन ने कन्वर्ट करा किसको, एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन 1 में, और एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करेगा कौन, ACE, यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो यहां से बहुत प्यारी चीजें क्लियर हो रही है कि अब जो ड्रग काम करेगा, अगर इस स्टेप को बिगाड़ना है तो रेनिन को बिगाड़ दो, क्योंकि रेनिन नहीं होगा तो वो एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट नहीं होने देगा। अगर इस स्टेप को बिगाड़ना है तो क्या, किसको बिगाड़ दो, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को बिगाड़ दो, वो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं होने देगा, ठीक है। फाइनली बनता है एंजियोटेंसिन 2। अब ये मेन काम करेगा, इसका काम क्या है, एंजियोटेंसिन 2 का, ये एक हार्मोन बनाएगा। मेन ये जो अभी तक ये मेहनत चल रही थी ना सिस्टम की, वो चल रही थी एक हार्मोन बनाने के लिए, सिर्फ एक हार्मोन बनाने के लिए। उस हार्मोन का नाम है एल्डोस्टेरोन। क्या नाम है उस हार्मोन का, एल्डोस्टेरोन, ALDESTERONE, एल्डोस्टेरोन। इस हार्मोन को ये बनाएगा, क्या करा, इस हार्मोन को बनाएगा। ये सिंपल से समझ लो, ये इस हार्मोन को स्टिमुलेट करेगा, बनाना गलत वर्ड है, कोई हार्मोन को बनाता नहीं है, यानी स्टिमुलेट करेगा। ये हार्मोन क्या, वही सिंपल चीज, प्रीकर्सर। अभी तक कोई किसी को बना नहीं रहा था, सब प्रीकर्सर फॉर्म में बैठे थे, बस उसको एक्टिवेट कर रहे थे। जैसे रेनिन एंजियोटेंसिन, जैसे वो प्रोरेनिन रेनिन में कन्वर्ट हुआ, रेनिन ने एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन 1 में करा, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ने एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में करा। ऐसे ही एंजियोटेंसिन 2 स्टिमुलेट करेगा एल्डोस्टेरोन हार्मोन को, किसको, एल्डोस्टेरोन हार्मोन को। प्लस एंजियोटेंसिन 2 एक काम और करता है, ये हार्मोन को तो एक्टिवेट करेगा, इस हार्मोन का काम मैं अभी आपको बताने वाला हूं। प्लस एक काम और करता है, ये क्या करता है, जो मैं आपको अभी बताऊं, वेस्कुलर एंडोथेलियल सेल्स, यानी जो हमारी वेसल्स हैं, उनकी जो सरफेस पे सेल्स बैठे होते हैं, उनको क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट। क्या, कॉन्ट्रैक्ट। यानी देखो, मैंने फिर सीधी वही बात आ गई ना, कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों करेगा, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वैसो कॉन्ट्रैक्शन होगा, यानी ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, और ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो ब्लड वेसल पास पास आएंगी। तो उसने क्या डायरेक्टली, तब अब देखो एल्डोस्टेरोन तो अपना काम करेगा ही करेगा कि ब्लड फ्लो को बढ़ाना है, ब्लड फ्लो को बनाना है, बॉडी में कम हो रहा है, वो ठीक है, लेकिन एंजियोटेंसिन 2 तब तक बैठा नहीं रह सकता कि एल्डोस्टेरोन कब काम करेगा, कब बॉडी में होगा, तब तक बॉडी में कोई दिक्कत हो गई तो एंजियोटेंसिन 2 फटाफट जाता है, बोलता है कि तब तक आप एल्डोस्टेरोन अपना काम करना, मैं तब तक क्या करता हूं, मैं ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देता हूं, और जैसी कॉन्ट्रैक्ट होगी तो यहाँ जो ब्लड फ्लो हो रहा है ना, वो स्पीड में बहने लग जाएगा। अब यहाँ ब्लड फ्लो को स्पीड में क्यों क्यों बहने के लिए मजबूर करा, क्योंकि स्टार्टिंग में पढ़ के आए थे ब्लड फ्लो कम हो गया, अगर ब्लड फ्लो कम हो गया तो बीपी कम हो जाएगी, बीपी कम हो जाएगी, तो बीपी कम ना हो जाए इसलिए एंजियोटेंसिन 2 फटाफट वर्क करता है और बीपी को नॉर्मल लाने के लिए ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। तो हम यहाँ बहुत प्यारा समझ रहे हैं कि अगर हम एंजियोटेंसिन 2 ही ना बनने दें तो क्या ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, नहीं। तो बीपी में ये बहुत बड़ा पॉइंट अभी आने वाला है ड्रग में, समझते थे ना, इसलिए मैंने कहा था अभी जब पढ़ोगे ना तो अंदर कुछ नहीं लिखा होगा, अंदर सिर्फ यही लिखा होगा कि वो एंजियोटेंसिन 2 को 1 में नहीं होने देता, लेकिन उसकी मैकेनिज्म क्या है वो अभी समझना है। एंजियोटेंसिन 2 ने क्या करा, वैसोकॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, तो ये तो उसकी साइड मैकेनिज्म थी, लेकिन मेन मैकेनिज्म ने क्या करा, एल्डोस्टेरोन हार्मोन को बनाया। ये हार्मोन करता क्या है, ये हार्मोन रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है, यानी किडनी को बोल देता है देखो आपके अंदर ब्लड फ्लो कम है ना, अभी अब पेशेंट जब फ्लूइड लेगा तब तो वो लेगा, यानी जब भी वो पानी वानी या कोई भी फ्लूइड लेगा तब वो लेगा, तब तक आपको किडनी को बोल देता है अब आप कोई भी बॉडी फ्लूइड को बाहर नहीं जाने देंगे, यानी वो रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है।
क्या कर देता है कि आप रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर दो, तुरंत रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर दो, प्लस किसको, सोडियम को, और क्या बोलते हैं सोडियम को भी, यानी वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को प्लस सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को। और हम अभी क्या कर रहे थे डायूरेटिक में, इन दोनों को ही कम कर रहे थे। अभी याद आया, डायूरेटिक में हम क्या कर रहे थे कि हम वाटर को और सोडियम को बॉडी के बाहर निकाल रहे थे कि नहीं निकाल रहे थे बॉडी के बाहर, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये क्या कर रहा है कि बॉडी के बाहर नहीं निकलने दे रहा है। क्यों नहीं निकलने दे रहा है, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी में फ्लूइड कम है।